आज के मुख्य समाचार। विदेशी परिंदों से किसानों की फसल पर संकट। लगातार चालानों के खिलाफ व्यापारियों का प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा। दौड़ लगाकर नशे के प्रति जागरूक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट वीरेंद्र। हिमाचल में मौसम ने ली करवट। कृष्णानगर में संदिग्ध हालत में व्यक्ति का शव बरामद। ठेके खोलने के विरोध में ग्रामीण और महिलाएं डीसी कार्यालय पहुंचे। शिमला में विंटर फेस्ट की तैयारियां शुरू। शिमला में खेल मैदानों की कमी पर नगर निगम गंभीर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। अब समाचार विस्तार से। ऊना शहर में लगातार किए जा रहे चालानों को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि बिना पूछताछ, बिना दुकानदारों व ग्राहकों से बातचीत किए बिना ही चालान किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक स्कूटी या निजी गाड़ियों से बाजार आते हैं और मजबूरी में दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में विभाग द्वारा सीधे चालान कर देना न केवल ग्राहकों के साथ अन्याय है, बल्कि इससे व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चालान काटने से पहले ना तो दुकानदार से बातचीत की जाती है और ना ही यह देखा जाता है कि वाहन कितनी देर के लिए खड़ा किया गया है। व्यापारियों ने कहा कि लगातार चालानों के कारण शहर में गाड़ियों की आवाजाही लगभग बंद हो चुकी है। लोग चालान के डर से बाजारों में आने से कतरा रहे हैं, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ता जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार पिछले कुछ समय से उनका व्यापार 25% से भी नीचे चला गया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस मुद्दे पर शीघ्र कोई समाधान नहीं निकाला तो वे मजबूरन अपनी दुकानों की चाबियां जिला प्रशासन को सौंप देंगे और कहेंगे कि अब प्रशासन ही उन्हें रोजगार दे। उन्होंने कहा कि लगातार चालानों से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं को पता है अपने ऊना जिला केंद्र है इसकी स्थिति का, और लगभग जिले में ही जो एक नया प्रावधान, एक नई लगी है आपको ट्रैफिक को लेकर के और ये जितना भी अतिक्रमण को लेकर के, हम सब व्यापारी वर्ग इसका स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे व्यापार जो इफेक्ट हो रहा है उसको भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रशासन को ध्यान में रखना पड़ेगा। लगभग कोई 15 दिनों से हम लोग इस एजुकेशन को समय समय पर हर स्तर पर कर रहे हैं, पर सुनवाई हमारी कोई नहीं। हमारी सिर्फ 2-3 डिमांडें हैं। हम बहुत कुछ नहीं चाहते, ठीक है, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, शहर साफ सुथरा दिखना चाहिए, पेडिस्ट्रियन भी चलने चाहिए और ये शहर के लिए अच्छा है। लेकिन क्या दुकानदार जो पीली लाइन है, उस पीली लाइन के अंदर क्या दुकानदार अपने ग्राहक को सामान भी नहीं दे सकता? उसकी कोई स्कूटी खड़ी होती है या गाड़ी खड़ी होती है, तुरंत ही चालान होता है, उसको ना बात की जाती है ना उससे कोई जानकारी लेती कि आप क्यों खड़े हो, किस लिए खड़े हो, और तुरंत जो है फोटो खींच करके चालान हो जाता है। इससे हो क्या रहा है कि शहर में गाड़ियां आनी बंद हो गई, शहर में व्यापार बंद हो गया, 25% से कम व्यापार हो गया, बोनियां नहीं हो रही, व्यापारी सब बैठे, आप पूछिएगा 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक बोनी कर रहे हैं व्यापारी। उनके खर्चे तो कम नहीं हुए, खर्चे तो उनके वैसे की वैसे हैं, लेकिन आमदनी खत्म हो गई। कहाँ जाएगा व्यापारी? व्यापारी के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इस प्रांगण में दरी बिछा करके बैठने के। तो हम आप प्रशासन से इसी गुजारिश के साथ यहाँ पर पहुंचे कि हमारी सुनवाई हो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कुछ बीच का रास्ता ऐसे निकाला जाए ताकि व्यापारी वर्ग अपना काम भी चला सके और प्रशासन का भी अपना काम चल सके। अगर आप देखिए, डिमांड पूरी नहीं होगी तो हमारा बड़ा सीधा एक रास्ता है कि हम इसी प्रांगण में दरी बिछा करके बैठे और सभी व्यापारी अपनी दुकानों की चाबियां ला करके अपने जिलाधीश महोदय के पास दे देंगे कि हमारा कोई रोजी रोटी की व्यवस्था कर दें, दुकानें तो हम चला दें। हम पिछले 15 दिन से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हैं, एक तरह से कह सकते हैं, हरास्ड हैं, बहुत बुरा परेशान है, क्योंकि दुकानदार दुकान तो खोल रहा है लेकिन शाम को घर को बच्चों को ले जाने के लिए उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है कि वो बच्चों को रोटी खिला पाए। आज की डेट में ऊना का ये हाल है। पिछले 7 दिन पहले हमने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी, डीसी साहब को भी एक विज्ञापन दिया, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि काइंडली इन पॉइंट्स के ऊपर आप एक ओपन डिस्कशन कराएं। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर अच्छा हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो व्यापारी है उसके साथ बैठ के डिस्कस किए जाने चाहिए थे, तब वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे।
आपने हमें कोई व्यवस्थाएं तो दी नहीं, आपने इम्प्लीमेंट हर एक चीज कर दी। प्लान आपका जो है, आप अगर ऊना की बात करें, ऊना में एक रेड लाइट है, ठीक है ना, उसमें व्यापारी ने व्यवस्था नहीं बनानी, व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन ने बनानी है, ठीक है ना। हम पिछले 4 साल से लगातार बोलते आ रहे हैं कि ऊना में रेड लाइट का प्रावधान करो और बाईपास का कुछ निर्माण करा जाए। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना, व्यापारी ने तो नहीं करना। बाकी रही बात एनएच की, एनएच ये आज बना है, 2 साल पहले डिक्लेयर हुआ है, उससे पहले तो ये स्टेट हाईवे था, स्टेट हाईवे की नॉर्म्स को भी ये पूरा नहीं करता। हम कहाँ जाएं? हम 50-50 साल से इस रोड पे बैठे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हमारे पास आज की डेट में ये हालत है कि कस्टमर आता है, वो फोन करता है डर के कि चलो ठीक है जी, मैं पार्किंग में गाड़ी लगा देता हूँ, लेकिन जब मैं सामान लोड करूंगा, जब गाड़ी लोडिंग वाली गाड़ी आती है, लोडिंग वाले का चालान कर देते हैं। आज की डेट में हमारी जो हालत है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हमारे पास एक ही ऑप्शन बची कि चाबी हम अब इनके हाथ में दे दें कि भाई हमें दिहाड़ी पे मजदूर रख लो, जो हमारे आगे हमने बंदे रखे हुए हैं उनको भी आप आगे दिहाड़ी सिस्टम करा दो, कुछ ना कुछ करो। जहां हमारे साथ बैठ के ऑन टेबल पे कुछ निष्कर्ष निकालें कि हाँ, यहाँ जहां पर येलो लाइन, हमने पिछली बार भी सुजेशन दिए थे कि यहाँ येलो लाइन है, जगह है, जहाँ स्पेस है, वहां गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति दी जाए। जहां नहीं है वहां आप चलान करिए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। रात ऑफलोडिंग की बात करी, आप रात को आप बताओ कि मैंने रात को 9 बजे गाड़ी उतारनी है, मैं कहां से लेबर लाऊं सवेरे 9 बजे तक? सामान दिल्ली से चलता है, गाड़ी वाले आज की डेट में ट्रांसपोर्टरों का ये क्लियर सिस्टम है, गाड़ी आज चलेगी ई-वेबल के साथ 24 आवर्स में आपके पास पहुंचेगी। अगर गाड़ी आप नेक्स्ट डे नहीं उतारोगे तो 5,000 रुपए आपको पेनल्टी लगेगी, उसको कौन बियर करेगा, ठीक है ना। तो हमारी बहुत समस्याएं हैं, हम ये चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, एनक्रोचमेंट को हटाएं। हम भी कहते हैं व्यापारी अपने हद में रहे, अपने शटर के अंदर रहे। अगर कोई है भी है, व्यापारी तो सीधे हो गए, लेकिन हमारी मांगों को भी मानना जाए ना। हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि डीसी जो होता है, डिप्टी कलेक्टर जो होता है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है। हम प्रजा, अगर हम प्रजा ही दुखी है तो राजा भी किस काम का? कांगड़ा जिले के चवाली क्षेत्र में इन दिनों विदेशी परिंदे किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। दूर दराज के देशों से आए इन परिंदों के झुंड खेतों में उतरकर गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थिति यह है कि हजारों हेक्टेयर भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल को ये परिंदे चट कर रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। स्थानीय किसानों के अनुसार सुबह और शाम के समय सैकड़ों की संख्या में ये विदेशी परिंदे खेतों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही घंटों में वे बड़े क्षेत्र की फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। किसान खेतों में जाकर शोर मचाने, ढोल बजाने, पटाखे फोड़ने और डराने के तमाम उपाय कर रहे हैं, लेकिन परिंदों के झुंड कुछ देर उड़ने के बाद फिर वापस लौट आते हैं। किसानों का कहना है कि इस वर्ष पहले ही मौसम के मार और बढ़ती लागत ने उनकी कमर तोड़ दी है। अब विदेशी परिंदों द्वारा फसल नष्ट किए जाने से आर्थिक नुकसान और बढ़ गया है। कई किसानों ने बताया कि उनकी आधी से ज्यादा गेहूं की फसल नष्ट हो चुकी है, जिससे परिवार की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार ये परिंदे स्थानीय नहीं है और सर्दियों के मौसम में बाहरी देशों से प्रवास कर इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट होती जा रही है। खेतों में परिंदों की इतनी बड़ी संख्या होती है कि किसान उन्हें रोक पाने में असहाय महसूस कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में नुकसान और बढ़ सकता है। किसानों ने फसल क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की भी मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। वहीं ज्वाली क्षेत्र के किसानों का कहना है कि यदि सरकार और प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो गेहूं की पैदावार पर बड़ा असर पड़ सकता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि वे मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। फिलहाल विदेशी परिंदों का आतंक किसानों की चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है और सभी की निगाहें प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी हुई है। सर क्या मामला होना है, ये तो किसानों के लिए मुसीबत की घड़ी है। ना तो कोई सरकार पूछ रही है कुछ इसके बारे में, ना तो कोई विभाग कर रहा है इसके बारे में। अभी ये जो है 1500 रुपये का एक 40 kg का कट्टा जो है वो बीज के रखा है। 1800 रुपये का जो है वो खाद का आ रहा है और उसके साथ एक नैनो फ्री दे रहे हैं, मतलब 225 रुपये की नैनो दे रहे हैं, तो वो 2100 रुपये में मिल रहा है। डीजल का क्या रेट है, अभी ये खेत खत्म हो गया, इसका क्या करना है किसी ने? इसी के ऊपर 6 महीने बैठना पड़ता है। बरसात की फसल तो होती नहीं है, तो फिर क्या करेगा किसान? ये तो विभाग को चाहिए सर कि इनके लिए चारे का बंदोबस्त करे या फिर जो किसानों का नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा दे। ये तो दिन रात को पशुओं के पारा करेंगे और दिन को इनका, तो क्या करेगा किसान? कहाँ जाएगा बंदा? दिन रात में तो मर जाएगा वो।
राजधानी शिमला के कृष्णानगर क्षेत्र में एक बेहद दुखद और गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेकर जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। बताया जा रहा है कि कबाड़ बीनने वाले कुछ लोगों ने शव को देखा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। घटना के बाद कृष्णानगर इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल गंभीर बना रहा। पुलिस मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटी रही। वहीं कृष्णानगर के पार्षद बिट्टू ठाकुर को भी घटना की जानकारी टेलीफोन के माध्यम से दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक के स्थानीय निवासी होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। देखिए, मुझे आज 11:30 बजे ही फ़ोन आया। इसकी जानकारी मुझे फोनिकली मिली है कि ऐसे डेड बॉडी वाल्मीकि मंदिर के पीछे जो बड़ा नाला है लिफ्ट वाला, उसके साइड में बॉडी मिली है पुलिस को। तो जैसे ही मुझे फ़ोन आया, मैं मौके पर आ गया और ये अज्ञात शव है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जैसे ही इसकी जांच कंप्लीट होगी तो इसका पता लग जाएगा कि ये कौन है, टूरिस्ट है या कोई लोकल व्यक्ति है। इसकी जानकारी पुलिस से ले ली जाएगी। घटना के बारे में तो देखो पुलिस ही बता सकती है। इसका पोस्टमार्टम होगा, ये कब का है कब का नहीं है। तो मुझे तो जैसे जानकारी मिली मैं मौके पर आ गया। देखिए, स्थानीय लोगों को अभी पूरा पता नहीं है। इसी एरिया में पता लगा है जैसे कृष्णानगर के कि यहाँ पर डेड बॉडी मिली है, लेकिन जैसे ही जानकारी पुलिस से मिलेगी स्थानीय लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं पुलिस में बात करूंगा, SHO साहब से बात करूंगा। यहाँ गश्त भी लगाई जाएगी। मैंने पहले भी लिख के दिया था गश्त के बारे में, तो यहाँ पे गश्त लगा दी जाएगी ताकि कोई आइंदा ऐसा कोई ना हो हादसा, जो ऐसा हादसा हुआ है नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा हादसा ना हो। मेरा नाम रवि दत्त है, मैं कृष्णानगर में ही रहने वाला हूँ। तो जिस तरह की अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी थे वो जब सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक अज्ञात जो है शव मिला। तो उसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस पहुँची है, ठीक है। तो वो उसको शव को अब मेरे ख्याल ले जा चुके हैं या शायद ले जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे जहाँ स्थानीय पार्षद विनोद भाटिया जी है, उन्हें पता चला, वो भी उस मौके पर पहुँच गए और हमें भी पता लगा, हम भी आज यहाँ पे आए हैं। तो देखिए, तो ये तो अब ये पुलिस ही बता सकती है कि ये कौन आदमी है, ये किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में ये नीचे गिरा है या शराब पी के था या क्या क्या कुछ भी था उस चीज़ के हमें तो स्थानीय लोगों को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट ये है कि तो देखिए एक बार इसके ऊपर थोड़ी सी ये पुलिस को हम ये प्रशासन से ये अपील करना चाहेंगे कि पुलिस थोड़ी अपनी गश्त वगैरह दे रात के टाइम में, ताकि पता लगे कि किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी हादसा ना हो पाए। कि ये यहाँ पे पहले भी बहुत से शव ऐसे वो मिल चुके हैं। बट देखिए, मतलब अगर स्थानीय लोगों के डर की या कोई ऐसी वैसी ऐसा कोई माहौल नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो अब मतलब कि एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं इसको, अब कोई कैसे गिर गया है या किस सिचुएशन में क्या उसके साथ हुआ क्या है, जब हमें किसी और लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, तो उसके बारे में क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार बदले और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है और बेवजह के मामले दर्ज कर नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज तक प्रदेश के इतिहास में किसी भी सरकार ने इस तरह की राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बनाए गए ये मामले आज तक किसी भी ठोस परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार का अपने कार्यकाल में विकास कार्यों पर फोकस था, जबकि मौजूदा सरकार बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान बंद करने का पहला फैसला भी राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ 7 मामले दर्ज किए गए, जिसमें खनन से जुड़े मामले भी शामिल है। आशीष शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उन्हें रोजाना थाने में बिठाया जा रहा है, जो सरकार की मंशा को दर्शाता है। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, KL ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो और रवि ठाकुर के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जिन्हें सुबह से थाने के बाहर बैठाकर रखा गया। वहीं शिमला के संजौली मामले में 166 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बंजार विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा अवैध कटान का मुद्दा उठाने के बावजूद वहां कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जो सरकार के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। जिस तरीके से बेवजह के मामले दर्ज करके एक रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश में लगी है, मैं समझता हूं कि आज से पहले किसी सरकार ने इस प्रकार के मामले जो है वो किसी के खिलाफ, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वैचारिक दृष्टि से हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से बदले की भावना से जो स्केल, जो लेवल, जिसको मैं कह सकता हूं अब की बार इस सरकार में इस प्रकार के मामले को दर्ज करने में देखा गया, वो पहले कभी नहीं। मैं अपने अनुभव के हिसाब से इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल की विधानसभा के अंदर बहुत लंबा अरसा हमें हो गया, लेकिन हमने इस बात को देखा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ इस प्रकार के जब मामले एक दूसरे के खिलाफ बनाए जाते हैं, वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंचे, उल्टा उसके कारण वातावरण खराब हुआ। जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद फोकस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, उससे हट करके ऐसे मामलों में उलझ करके रह जाता है, जहां रात दिन आदमी इसी बात को लेकर के सोचता है कि मैं इसके खिलाफ और क्या मामला दर्ज करूं। लेकिन परिणाम उसके बहुत अच्छे नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश में बड़े नेता भी रहे आज से पहले, हमने उनका भी दौर देखा है, और उस दौर में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से विरोधाभास तो होना एक बात है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कटुता इस हद तक हो गई थी, कोर्ट कचहरी में मामले दर्ज हुए, कोर्ट कचहरी में मामले दर्ज होने के साथ साथ में एक दूसरे के खिलाफ वो बहुत आगे तक गए, लेकिन परिणाम उसके बावजूद भी अंततः गत्वा बैठ करके समझौते में हुआ। इन सारी बातों से हमने सीखा, और सरकार बनने के पश्चात मैंने पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि हम प्रतिशोध की, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम नहीं करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा गया है, तो यहां हम अपना फोकस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश के विकास पर पूरा लगाएंगे, और हर बात पर मामला दर्ज करो, केस बनाओ, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, वो सारी चीज में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। सुधीर शर्मा जी, जमीन नापी गई उनकी, और नए आदेश ये किए गए हैं कि उनके घर का असेसमेंट किया जाए, रियल असेसमेंट उसका किया जाए, और ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को इस काम में लगा गया। जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे ना सुधीर शर्मा जी, ये राजेंद्र राणा जी रहे, राजेंद्र राणा, और ये सुधीर शर्मा जी कांग्रेस में मंत्री रहे, पिताजी में मंत्री रहे, लेकिन ये कार्रवाई कब से शुरू हुई? जब से वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए। चैतन्य शर्मा
जो कांग्रेस से विधायक बनकर के आए थे, लेकिन वैचारिक मतभेद होने के कारण कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज्वाइन की। उनके पिता के ऊपर मामला, वो मामला चल रहा है। देवेंद्र भुट्टो, उनके ऊपर भी मामले दर्ज कर दिए गए। 3 केस उनके ऊपर बना दिए गए हैं, उनके बेटे के ऊपर बना दिए गए। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। रोहतांग, कुंजम दर्रा, शंकुला दर्रा और बारालाचा दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश के तापमान में और गिरावट आई है। राजधानी शिमला, कुल्लू, लाहौल घाटी सहित अन्य क्षेत्रों में सुबह से ही घने बादल देखे गए। प्रदेश के 24 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के ताबू और कुकुमसेरी में पारा माइनस में चला गया। वहीं मंडी जिले में हल्का कोहरा भी दर्ज किया गया है। उधर बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। जलाशयों और निचले इलाकों में सुबह और शाम के समय दृश्यता बेहद कम रहने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। कई स्थानों पर वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हो चुके हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 18 और 19 दिसंबर को जलाशयों से सटे जिलों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। वहीं प्रदेश में बदलते मौसम के बीच बुधवार को धर्मशाला में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। धर्मशाला में दिसंबर माह के दौरान अब तक का सबसे अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2010 में दिसंबर में 25.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से करीब 3.1 किलोमीटर ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में 20 और 21 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। आज भी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 22 दिसंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। धर्मशाला नरवाना खास में ठेके खोलने के फैसले के विरोध में आज ग्रामीण स्थानीय महिलाएं डीसी कार्यालय पहुंची। उन्होंने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर ठेके को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों और महिलाओं का कहना है कि गांव में ठेका खोलने से अशांति फैल जाएगी और शांति भंग हो जाएगी। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इसे तत्काल बंद किया जाए। महिलाओं ने बताया कि ठेका खोले हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसे बंद नहीं किया गया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह और तेज आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रशासन ने मौके पर मौजूद महिलाओं से बातचीत की। स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द ठेके को बंद कर गांव में शांति बहाल करे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। आज हम एक महिला मंडल के साथ हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारी पंचायत खुलोई गांव में जो है वो एक ठेका खोला गया है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हम जो वो उसको खोलने नहीं देंगे, क्योंकि इससे जो वो हमारे गांव में जो वो अशांति फैलेगी और हम इसको बिल्कुल भी खोलने नहीं देंगे। अभी खुल गया है वो, उसको खुले हुए हो गया 1 हफ्ता हो गया है। हाँ जी, और हमें गांव वालों के द्वारा ही उसकी जानकारी मिली थी, तो हम उधर मौके पे भी गए हैं। तो वो बोल रहे कि हम नहीं खोलेंगे और हमें जो वो एक्साइज से मतलब हमने परमिशन ली है, हमने उसके द्वारा ही खोला है। इसके लिए पंचायत की कोई भी मतलब एनओसी की ज़रूरत नहीं है। मैं फौज से रिटायर्ड सूबेदार मेजर धर्मचंद खुली वार्ड का रहने वाला हूँ। अभी हाल ही में 2-3 दिन में हमारे खुली वार्ड में एक दारू का ठेका श्री मंजीत सिंह ने खोल दिया है, जिसके विरोध में हमारे 2 महिला मंडल है, खुली वार्ड और कस्बा नरवाना का। इन्होंने घोर वहाँ पर विरोध किया है, परंतु मंजीत सिंह ने वहाँ पर पुलिस बल
वगैरह बुलाकर इनको वहाँ से हटने के लिए बताया था। और वहाँ पर ठेका खोलने से जो वहाँ की हमारा सामुदायिक है उसके लिए, जहाँ से लोग दूध देने जाते हैं, औरतें रात को जाती है, वहाँ उनके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर एकांत जगह है और शराबी जो है जितने भी यहाँ के रकड़ रुकड़ के जो नशाखोरी करते हैं वो वहाँ पर बैठ जाएंगे। नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह शिमला से नाहन तक करीब 135 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाएंगे। इस विशेष दौड़ के माध्यम से वह लोगों को चिट्टा मुक्त भारत, चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश देंगे। नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एथलीट वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे शिमला जिले के रिज मैदान से अपनी दौड़ की शुरुआत करेंगे। पहले दिन शाम को नैना टिक्कर में उनका पड़ाव रहेगा। इसके बाद 21 दिसंबर को सुबह नैना टिक्कर से दौड़ दोबारा शुरू कर शाम करीब 4 बजे नाहन पहुंचकर इसका समापन करेंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार ने युवा पीढ़ी को अपने गिरफ्त में ले लिया है, जो समाज के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा न केवल युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है, बल्कि परिवार और समाज की नींव को भी कमजोर कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और समाज को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। वीरेंद्र सिंह ने आम जनता, युवाओं और सामाजिक संगठनों से इस मुहिम में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी यह पहल नशे के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन का रूप लेगी और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सार्थक कदम साबित होगी। जी, सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार, पूरे देशवासियों को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा, मैं वीरेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय पैरा धावक। जो हमने थीम रखी है नशा मुक्त, जो हमारा मेन मुद्दा इसमें रहने वाला है वो चिट्टा मुक्त भारत, चिट्टा मुक्त हिमाचल। क्योंकि आज की डेट में पूरे हिमाचल में गांव-गांव तक चिट्टा का जो जड़ें हैं वो फैलती जा रही है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि जो हमारा युवा चिट्टे की तरफ बढ़ रहा है, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप चिट्टे को ना अपनाएं और इसमें पुलिस विभाग की सहायता करें, उनको ढूंढने में, पकड़ाने में सहायता करें, ताकि हम जो हमारा यूथ है वो इससे बच सके। मेन मोटिव हमारा यही रहने वाला है। और जो हमारी जो रन शुरू होनी है वो शिमला रिज मैदान से ठीक 20 तारीख को ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी। और जो हमारा प्रथम दिन का जो स्टे रहेगा वो नैना टिक्कर में रहेगा, और जो दूसरे दिन हमारा पड़ाव रहेगा वो नैना टिक्कर टू नाहन ठीक 4 बजे के आसपास हम इस रन का समापन करेंगे। तो मेरा तमाम प्रदेशवासियों और देशवासियों से निवेदन है कि आप मेरा इस रन में साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाएं। और खासकर मैं मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें मेरे डिपार्टमेंट आयुष विभाग डीओ साहब डॉक्टर इंदु शर्मा जी, इनका भी काफ़ी सहयोग है और ये भी हमारे साथ है। और जो इसमें विभाग साथ में पुलिस विभाग भी हमारा इसमें सहयोग कर रहा है। और डीसी साहब ने भी हमें बोला है कि हम भी आपके साथ हैं। तो तमाम विभागों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो मेरे साथी, जो मेरी टीम रहनी है, इसमें अपने जो विनोद शर्मा जी रहेंगे और मेरा छोटा प्लेयर निशांत अत्री जी रहेंगे और साथ में दिलीप वशिष्ठ जी रहेंगे। और तमाम फिर से मेरा पूरे देशवासियों से निवेदन है कि आप इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हम इस संगम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें और इस जो चिट्टा मुक्त बीमारी है इसको रोकने में कामयाब हो। राजधानी शिमला में खेल मैदानों की कमी को लेकर नगर निगम शिमला अब गंभीरता से कदम उठाने जा रहा है। इस मुद्दे पर महापौर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिमला शहर में बच्चों, युवाओं और आम जनता के लिए खेलने के लिए मैदानों की भारी कमी है, जिसे दूर करने के लिए नगर निगम ठोस और व्यवहारिक प्रयास करेगा। महापौर ने बताया कि नगर निगम शहर के विभिन्न स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर रहा है, ताकि उनके खेल मैदानों को तय समय पर आम जनता के लिए उपयोग में लाया जा सके।
इससे शहर वासियों खासकर युवाओं और खिलाड़ियों को खेलकूद की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही नगर निगम अपनी ओर से भी नए खेल मैदानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि भविष्य में इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। इस मौके पर भराड़ी वार्ड नंबर 1 की पार्षद मीना चौहान ने जानकारी दी कि उन्होंने पुलिस ग्राउंड को आम जनता के लिए खोलने के संबंध में महापौर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ग्राउंड को सीमित समय के लिए आम लोगों के लिए खोला जाता है तो इससे स्थानीय युवाओं, बच्चों और खिलाड़ियों को काफी लाभ मिलेगा। नगर निगम शिमला का उद्देश्य शहर के नागरिकों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। महापौर ने कहा कि इस दिशा में जल्द ही संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि शिमला के लोगों को खेलने के लिए उचित स्थान मिल सके। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक पत्र के माध्यम से कुछ चाहा था कि हमारी जो पार्षद है भराड़ी से मीना चौहान जी, इन्होंने इस पर एक प्रपोजल लाया था कि हम एक भराड़ी में जो ग्राउंड है उसके खेलने के लिए सुविधा नहीं है आम आदमी के लिए। तो मैंने सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जहाँ जहाँ ग्राउंड है और भराड़ी ग्राउंड के लिए भी एक पत्र लिखा था सभी एजेंसीज को कि शिमला में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो इसको आपको जो रेट है जो आपने पैसे रखे हैं खासकर भराड़ी के लिए, भराड़ी में क्योंकि बहुत एक ही बहुत बड़ा ग्राउंड, उसके अलावा समर हिल है, तो मैंने उसके उसी संदर्भ में हम डीजी के पास गए थे, मेरे साथ माननीय पार्षद भी गई थी, तो उन्होंने एक हमको विश्वास दिलाया और पिछले कल ही उसकी नोटिफिकेशन उन्होंने की है जिसमें जो रेट्स थे पहले 10-10 और 15-15 हज़ार रुपये के रेट थे, उन रेट्स को हमने कम करवाया और उन्होंने बड़े समय हमें मंजूरी भी दी। और एक मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि शिमला में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो उसी संदर्भ में उन्होंने हमारी जो फीस है ग्राउंड की काफ़ी कम कर दी है। जो लोकल जो लोग हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, उनके लिए साल में तो फ्री कर दिया 4 दिन के लिए, और आम आदमी के लिए 50 रुपये का से सिर्फ कार्ड बनना है, वो ग्राउंड को यूज़ कर सकता है ताकि उसकी देख रेख भी करे। एक कार्ड भी बनेगा उसका 50 रुपीज़ में, और वो उस ग्राउंड को पूरा यूज़ कर, रनिंग करना चाहता है, रन जंपिंग करके तो खेलने के लिए बना सकते हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़ा मैं डीजी साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और स्टेट गवर्नमेंट का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, क्योंकि ये एक दूसरी साइड हम चल रहे हैं चिट्टे के अभियान को लेकर के, हमारा जो अभियान चल रहा है उसको ये शिमला में ग्राउंड की बहुत कमी हमको खलती, जो एक सच्चाई है। इसी संदर्भ में ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ है और इस योजना को लेकर के हम काम भी करने जा रहे हैं। भराड़ी ग्राउंड में हमने हाई मास्ट लाइट भी लगा दी है, इसके अलावा हम वहाँ पानी की व्यवस्था भी करेंगे और विकेट जो नेट प्रैक्टिस की जाती है उसको भी नगर निगम के माध्यम से किया जाएगा। उसको जो भी हमारे पास नगर निगम के माध्यम से जो भी हमको डिपार्टमेंट से या वहाँ जो मिले, जो चाहेंगे मुझसे डिमांड करेंगे हमसे, तो उसको सारी सुविधाएं वहाँ उनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। ये जो आज के टाइम में बच्चे नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनके लिए वैसे यहाँ पे कोई खेलने का कोई सुविधा भी नहीं है। शिमला में कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए। इस वजह से मैंने मेयर साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें कि आप डीजीपी सर से बात करें और पुलिस ग्राउंड को ओपन किया जाए बच्चों के लिए। तो मेयर साहब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बात रखी और उन्होंने डीजीपी साहब को एक लेटर लिखी और हम दोनों उनको मिलने भी गए, तो उन्होंने रेट थोड़े कम करके बच्चों के लिए ये सुविधा दी है। तो इससे लगता है कि बच्चे थोड़ा नशे से दूर होके खेल की तरफ जाएं, तो इससे शिमला में जो ये नशे का वो है ये थोड़ा कम हो, मतलब बच्चे नशे से दूर रहें। राजधानी शिमला में इस साल भी विंटर फेस्ट की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। मॉल रोड, रिज मैदान और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को विशेष सजावट के साथ सजाया जा रहा है, जिससे शहर में उत्सव की रौनक बढ़ चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी विंटर कार्निवल का उद्देश्य न केवल स्थानीय लोगों का मनोरंजन करना है, बल्कि शिमला के पर्यटन को भी आकर्षित करना है। टूरिस्ट सीजन की शुरुआत के साथ ही देश विदेश से पर्यटकों का आगमन भी शुरू हो चुका है। विदेश से आए पर्यटकों में ऑस्ट्रेलिया का एक परिवार
पहली बार शिमला घूमने आया। उन्होंने हिमदर्शन टीवी से बातचीत में शहर की सफाई, लोगों का व्यवहार और समग्र अनुभव बहुत अच्छा बताया और वह इस यादगार अनुभव को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। बच्चों ने भी शहर की रौनक और सजावट की प्रशंसा की। शिमला शहर को विंटर कार्निवल के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। इसके चलते होटलों में अच्छी ऑक्यूपेंसी दर्ज की जा रही है और एडवांस बुकिंग भी बढ़ चुकी है। पिछले वर्ष भी शिमला नगर निगम ने शहर को विंटर फेस्ट के लिए पूरी तरह अच्छे से सजाया। इस बार भी उसी तरह की तैयारियां जोरों पर है। आयोजकों का कहना है कि इस बार विंटर फेस्टिवल शहर की सांस्कृतिक और पर्यटन विशेषताओं को और अधिक उजागर करेगा और पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगा। हाँ, मैं पहली बार आया। पापा यहाँ बचपन में थे, पर हम आज पहली बार आए। ओके, बहुत अच्छा रहा है। जितने लोग भी हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे थे, हमसे अच्छे से बात करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। हम सुबह चाकू टेम्पल गए थे, तो वहाँ पर भी हमने आशीर्वाद लिया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं कि इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, इतना अच्छा एटमोसफियर है, सब मज़े कर रहे हैं, सब उस फेस्टिव मोड में आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हूँ मैं यहाँ शिमला, एंड दिस इज़ वेरी क्लीन। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि बहुत क्लीन है, क्योंकि आई हैव बीन टू अदर प्लेसेस इन इंडिया एंड इट्स नॉट एज क्लीन, एंड यू मेंटेन्ड इट वेरी वेल विद द आर्किटेक्चर एंड बिल्कुल बिल्कुल या नहीं, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है सिटी, एंड साफ है, क्लीन है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। ठंड है बट अच्छी वाली ठंड है, मज़ा आता है यहाँ चलने का। हम गए थे वाइल्ड फ्लावर हॉल रिजॉर्ट ओबरे, और फिर यहाँ आए सेसिल वेलिंग एंड हम बस मॉल रोड पे घूम रहे हैं एंड चाकू टेम्पल। आपको कैसे? जिस दैट जो पहाड़ों की रानी है वो अभी भी रानी है, और ये जो जगह है इतनी साफ़ सुथरी है और ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और ये जो फेस्टिवल है, आई विश के वी ऑल शुड सेलिब्रेट इट टुगेदर, और बच्चे साथ में सामने हमेशा मैं जैसे चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मुझे हमेशा ऊपर देखता था कि मुझे जाना चाहिए वापस। मैं शिमला में रहा हूँ और बहुत अर्ज थी मुझे अपने बचपन की यादें, त्रिशूल बेकरी, शर्मा जी के छोले भटूरे एंड देन रिज, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत याद आती थी। सो आई रियली वांटेड टू बी हियर, और जब बच्चे आए तो हमें एक मौका मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी